अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है जी, आज हमने डिस्कस करना है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था जी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या उसको फिर हमने क्या नाम दिया था जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड नंबर पे हमने कौन सी वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था जी डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। और उसमें अब तीसरा लास्ट पार्ट रहता है जिसको हमने क्या नाम देना है जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। उसके साथ भी फिर एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली थी, वो भी हम देख लेंगे किस मेथड से हमने इसको डिटर्मिन करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि 1806 में गोल्डस्टाइन ने किसको डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को। 1897 में जे थॉमसन ने, किसने जी, जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को। किसको डिस्कवर किया था जी, इलेक्ट्रॉन को। अब उसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया है जी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इससे पहले क्या था, इससे पहले तकरीबन 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये आइडिया दिया था कि एटम है, किसमें जी, एटम है। अब देखें 1920 तक आपके पास प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। तो रदरफोर्ड ने कहा था 1920 में कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है, न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है। अब हमें यही नहीं पता कि वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या है। तो इस चीज़ को आगे किसने डिस्कवर किया था, 1932 में जेम्स चैडविक ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था जी, न्यूट्रॉन को। ठीक है जी, इसी वजह से इसको 1935 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। क्या दिया गया है जी, नोबेल प्राइज़। अब हम इसमें करना क्या है ये देख लें। ठीक है जी, ये देखें, पहले हम देख लेते क्या इसकी डिस्कवरी हुई किस तरह है। अब हमने करना क्या है, हमने इसके लिए लेना है जी रेडियो एक्टिव पार्टिकल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेना है। अब आप कह सकते हैं कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है जी, न्यूक्लियस वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता न्यूक्लियस क्या होता है। अभी नेक्स्ट अगली वीडियोस में हम देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ साबित की थी कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जो एटम का क्या है, सेंट्रल पार्ट है, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रल पार्टिकल, प्लस न्यूट्रल। अब हमें ये नहीं पता कि वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या है, कि वो मौजूद है भी सही या वो मौजूद नहीं है। तो सिंपली आप कह सकते हैं उसने कहा था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर फ़िलहाल क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है। क्या मौजूद है जी, प्रोटॉन। अब अगर एटम के न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, प्रोटॉन बढ़ा दें, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। याद रखिएगा, जब आप किसी भी एटम में प्रोटॉन को बढ़ा देंगे तो उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस जब उसका अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो बदले में वो क्या करेगा, रेडिएशन खारिज करेगा। क्या खारिज करेगा जी,
रेडिएशन। अब रेडिएशन की 3 टाइप्स होते हैं, या वो होंगी जी अल्फ़ा रेडिएशन, क्या होंगी जी अल्फ़ा रेडिएशन। दूसरा आप इसमें क्या कहेंगे जी बीटा रेडिएशन, ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे आप इसमें क्या कह सकते हैं, यानी एक आपके पास है अल्फ़ा रेडिएशन, दूसरा आपके पास कौन सी रेडिएशन है जी बीटा रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है जी बीटा रेडिएशन। तीसरे नंबर पे आप क्या कहेंगे गेमा रेडिएशन। पहले इसको जरा समझ लें, अल्फ़ा रेडिएशन क्या होते हैं, जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी अल्फ़ा रेडिएशन। इसको फिर हम नाम देंगे अल्फ़ा पार्टिकल, और ये इस शक्ल में होंगे हीलियम 2 4, इसके ऊपर 4 क्या होगा जी +2, ये भी हम समझ सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर अभी न्यूट्रॉन तो डिस्कवर नहीं हुए, आपने इसके अंदर न्यूट्रॉन क्यों लिख लिए। बेसिकली आज के दौर में तो हमें पता चल चुका है ना कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं। जब यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में क्या करते हैं मूव करते हैं, उस वक्त उस दौर में हमें नहीं आइडिया था जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे कि आया कि अल्फ़ा रेडिएशन में न्यूट्रॉन मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। लेकिन आज की रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अल्फ़ा रेडिएशन किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के ऊपर। जब यही ट्रैवल करते हैं एनर्जी की शक्ल में, हम उसको क्या कहते हैं अल्फ़ा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन क्या है बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है जी आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हैं जी बीटा रेडिएशन। तीसरे नंबर पे क्या है जी गेमा रेडिएशन, ये आपके पास हैं जी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये आपके पास क्या है जी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब देखिए हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें लेना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होना चाहिए जिसका न्यूक्लियस क्या होगा अनस्टेबल होगा, वो रेडिएशन खारिज करेगा। अब वो कौन सी रेडिएशन खारिज कर सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा, कोई भी रेडिएशन खारिज कर सकता है। अब हमने ऐसा एलिमेंट लेना है जो अल्फ़ा रेडिएशन खारिज करे। कौन सी रेडिएशन खारिज करे अल्फ़ा रेडिएशन। तो ये देखें, ये हमने इसमें क्या रख दिया, वो एलिमेंट रख दिया, ये देखें ठीक है। ये आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है, ये कौन सा एलिमेंट होगा जी आपके पास, ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या खारिज कर रहा होगा, रेडिएशन खारिज कर रहा होगा। क्या खारिज कर रहा होगा जी रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन अल्फ़ा रेडिएशन। अब अल्फ़ा रेडिएशन क्या होती है इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसको मैं रेस कर लेता हूँ ठीक है जी, दोबारा भी आपको समझा देता हूँ ये अल्फ़ा रेडिएशन क्या है। अब ये देखें, ये हमारे पास है हीलियम ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर क्या है 4। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उसमें देख सकते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होते हैं। डिटेल से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है ठीक है जी। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें क्या होंगे प्रोटॉन। इसका मास नंबर क्या है 4 है, ए की वैल्यू क्या है 4। अब ये देखें, किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, और वही उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो मास नंबर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मास प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर को, साथ में किसको रिप्रेजेंट करता है जी न्यूट्रॉन को। ये वैल्यू 2 वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना, ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है एटॉमिक नंबर को, ये ए वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी मास नंबर या एटॉमिक मास को। इट मीन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 क्या हैं प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने, ए की वैल्यू क्या है 4, हमें प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर किया है कितने गिवन है ना वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है 2। अब हमने उसके अंदर क्या फाइंड करना है न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 = न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन ठीक है जी। अब इसी अल्फ़ा पार्टिकल में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं लूज़ कर दूं या क्या कर दूं रिमूव कर दूं, ये देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं 2 न्यूट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मैंने क्या कर दिए रिमूव कर दिए, तो पीछे क्या बच जाएंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो आपको ज़ाहिरी तौर पर क्या चीज़ नज़र आएगी प्रोटॉन वाला चार्ज। ये देखें ये है हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4,
इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसमें 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो इसके ऊपर चार्ज की शक्ल में नज़र आएंगे। ये देखें He+2। अब ये He+2 बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। इसी को फिर हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, या हम इसको कहेंगे अल्फ़ा रेडिएशन। क्या कहेंगे जी हम इसको, अल्फ़ा रेडिएशन। तो आपको ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, इसका नाम बेसिकली है पोलोनियम। पोलोनियम। और ये क्या है, ये अल्फ़ा रेडिएशन खारिज करेगा। अल्फ़ा रेडिएशन का मतलब क्या है, He+2 क्या खारिज करेगा जी, He+2। ये इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं अल्फ़ा रेडिएशन को He4, ठीक है जी। अब ये देखें, इसमें से ये आपको रेडिएशन नज़र आ रही है ना, ये क्या रेडिएशन है, हीलियम, ये अल्फ़ा रेडिएशन। ये देखें, ये अल्फ़ा रेडिएशन आगे क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी, He4+2। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये अल्फ़ा रेडिएशन, ये किस में से निकल रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, पोलोनियम। अब दूसरी बात, आप कह सकते हैं सर क्या उसकी रेडिएशन जस्ट आगे की तरफ ही मूव करेंगी, नेवर। इसकी रेडिएशन देखें इस साइड पे भी क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, इधर भी जाने की कोशिश करेंगी, इधर भी जाने की कोशिश करेंगी। इसकी रेडिएशन चारों तरफ निकल रही हैं। ये देखें, इसकी रेडिएशन क्या कर रही है, चारों तरफ निकल रही है। यानी ये पोलोनियम जो एलिमेंट है ना आपके पास, इसकी रेडिएशन इस साइड पे भी जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, इस साइड पे भी। ये देखें, इसमें से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ना, ये जो पोलोनियम हमने एलिमेंट लिए, उसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं, क्या हैं जी, अल्फ़ा पार्टिकल। ये देखें, वो चारों तरफ निकल रहे हैं। ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल, उसमें से चारों तरफ क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ये देखें, ये उसके क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ना, वो उसमें से चारों तरफ निकल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं सर फिर हमें क्यों अल्फ़ा पार्टिकल सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये बीच में हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने बंद कर दिया। किस चीज़ के अंदर बंद कर दिया, ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये है लेड ब्लॉक। ये लेड ब्लॉक क्या करेगा, ये जो सराउंडिंग वाले अल्फ़ा रेडिएशन है, ये आपको सारी नज़र आ रही है ना, यानी ये वाली जो अल्फ़ा रेडिएशन इसमें से क्या हो रही है, इमिट हो रही है। ये लेड ब्लॉक उनको क्या कर लेगा, उन अल्फ़ा रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अल्फ़ा रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्ज़ॉर्ब। ये लेड ब्लॉक जो हमने रखा हुआ है ना, लेड ब्लॉक में हमने कौन सी चीज़ रखी हुई है, पोलोनियम। यही लेड ब्लॉक पोलोनियम में से निकलने वाली अल्फ़ा रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब इसके सामने देखें, ये आपको ये जो स्क्रीन, ये जो पर्दा नज़र आ रहा है ना, ये इसके अल्फ़ा रेडिएशन के गुजरने में कोई रुकावट पेश नहीं करेगा। इसी वजह से ये क्या कर रही हैं, सीधी मूव कर रही हैं। आगे हम फिर क्या कर देंगे, आगे हम इसके रख देंगे एक और एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट रख देंगे, ये देखें, आगे हमने ये जो एलिमेंट रखा हुआ ना, ये है बेरिलियम एलिमेंट। कौन सा है जी, बेरिलियम एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हमने रख दिया जी, बेरिलियम एलिमेंट। यानी हमने क्या ले लिए हैं, अल्फ़ा पार्टिकल ले लिए। यही अल्फ़ा पार्टिकल आगे हमने किससे टकराए हैं, बेरिलियम से। उसका एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर कितना, सॉरी एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर कितना होते हैं, 9। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल ये देखें, इसमें से टकराएंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा पार्टिकल क्या करेंगे, इसमें से टकराएंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं इनके टकराने के नतीजे में क्या चीज़ हमें अपटेंड होगी। जो ही ये इसमें से टकराएंगे, पीछे हमने क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दी है। पीछे हमने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है जी। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। अब जो ही अल्फ़ा पार्टिकल इस पोलोनियम, जो पोलोनियम से निकल रहे हैं, अब यही अल्फ़ा पार्टिकल जो ही बेरिलियम से टकराएंगे, किससे टकराएंगे जी, बेरिलियम से टकराएंगे। तो बदले में आपको क्या होंगे, इधर ये देखें, ये एक स्क्रीन लगी हुई है। कौन सी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड। कौन सी स्क्रीन लगी हुई है जी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये क्या करेगी,
अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल इसके ऊपर आकर टकराएगा तो ये बदले में चमक पैदा करेगा। अब ये देखें तो इधर आपको ये चमक नज़र आएगी। ये देखें ये पार्टिकल इसमें से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये देखें जो ही ये अल्फ़ा पार्टिकल इस बेरिलियम से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इनके टकराने के नतीजे में आपको जिंक सल्फाइड के ऊपर क्या नज़र आएगी, फ्लोरेसेंस, वो चमक नज़र आएगी। उस चमक से ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें से कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है, इसमें से कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है। अब ये देखें उसका फिर हमने बाद में नाम क्या रखा है जी, न्यूट्रॉन। ये देखें ये इसमें से बाहर निकल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं सर कि हमें कैसे पता चला ये न्यूट्रॉन है। अब देखें अगर हम इसमें अप्लाई कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसमें क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में आपको कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में आपको डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है जी, ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे हमें पता चला ये वाकई में अल्फ़ा पार्टिकल उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें ये पार्टिकल है, कोई न्यूट्रल है, हमें तो नहीं पता कौन सा पार्टिकल है। ये देखें ये आगे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आगे आप क्या कर दें, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आगे इसमें आप क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद आप इसमें क्या अप्लाई कर दें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉर्नर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे कॉर्नर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये देखें ये इसमें से ऐसे स्ट्रेट चले जाएंगे। ये इसमें हमने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड या कोई पर्दा या स्क्रीन, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इधर ट्रैवल करेंगे, कोई इसमें आपको डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। फिर हमने देखा था जो प्रोटॉन थे वो इस साइड पे क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो पार्टिकल है ना, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, ना तो ये इस साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और ना ये इस साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसी से फिर हमने क्या नतीजा निकाला है कि ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल है। कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल है। पार्टिकल पैदा हो रहा है, हमें कैसे पता चले, जब ये इससे टकराएंगे ना तो ये थोड़ी सी चमक पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे, चमक पैदा करेंगे। इट मीन्स कोई ना कोई पार्टिकल है। लेकिन ये पार्टिकल न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहे, नो डिफ्लेक्शन। तो इससे क्या साबित हुआ कि एटम के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा कोई तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है जो न्यूट्रल है। उसको फिर हमने नाम रखा था न्यूट्रॉन का। क्या नाम रखा था जी, उसका नाम न्यूट्रॉन। अब वो इक्वेशन देख लें हमने किया क्या है। हमने बेसिकली लिए थे अल्फा पार्टिकल हीलियम, उनको आगे हमने स्ट्राइक करवाया बेरिलियम से, तो बदले में तब्दीली क्या हुई है। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को आपने ज़रा समझना है, देखने कैसे। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, 2 है। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन। इसमें देखें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इसमें क्या है, प्रोटॉन है। ये मैंने अपने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाली वीडियो में ये आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी हैं। आप विज़िट करेंगे ना चैनल में तो आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। मज़ीद मैं उसका जो लिंक है ना वो भी इसमें डाल दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो मास नंबर है, अब हमें तो नहीं पता ना इसके अंदर क्या चीज़ है, तो हम किस तरह निकालते थे मास नंबर में, A इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखें ये A की वैल्यू है क्या है, 4, प्रोटॉन P की वैल्यू क्या है, 2। हमने क्या फाइंड करने हैं, न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2। तो
तो जब इसको हल करेंगे तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी आपको कितने मिलेंगे, 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। अब ये देखें मास नंबर की वैल्यू क्या है, A = Z + N। ए की वैल्यू क्या है 9, Z की वैल्यू है 4, N की हमने क्या करनी है फाइंड। तो 9 - 4 आंसर क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले में कितने न्यूट्रॉन हैं, 5 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हैं जी, 5 न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, बेसिकली इनके टकराने के नतीजे में एक नया एलिमेंट पैदा होगा, कार्बन 6 12। अब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन ज़रा टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन भी हम देख लेंगे। ये देखें 6 है ना, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है जी 6 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन। अब ज़रा इधर आके देखें, इस सारे को देखें, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन। ठीक है जी, 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 6 आपके पास क्या हो गए हैं, प्रोटॉन हो गए। 5 और 2 7 आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। ये जो मैंने हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल और ये जो मैंने बेरिलियम क्या लिया जी, अल्फ़ा पार्टिकल और बेरिलियम, ये जो मैंने इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया, बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। इन तीनों को मैं हीलियम कह सकते हैं, या इसको आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, बेरिलियम। इनकी शक्ल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन को मैं आपस में क्या करूँ, उनका रिएक्शन करवा रहा हूँ, उसको स्ट्राइक करवा रहा हूँ। तो बदले में क्या मुझे हासिल हुआ, ये देखें इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर है 12। इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन आपको कितने मिलेंगे, 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने मिल रहे हैं जी, 6 न्यूट्रॉन। ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आपको ऑब्टेन्ड हुए। गौर से देखें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, बराबर हैं। 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन इसमें क्या है, बराबर हैं। अब इन्हीं के अंदर एक नई चीज़ ऑब्टेन्ड हुई। ये क्या ऑब्टेन्ड हुई, ये देखें, ये एक नई चीज़ ऑब्टेन्ड हुई। अब आप कहेंगे सर कि हमें कैसे पता चलेगा ये नई चीज़ ऑब्टेन्ड हुई। आप ज़रा इधर समझ लें, बेसिकली हमने क्या लिया था, ये पोलोनियम सोर्स लिया था, इसमें से हमने क्या लिए थे, अल्फ़ा पार्टिकल लिए थे। ये देखें ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। ये आगे स्ट्राइक कर रहे थे, किससे स्ट्राइक कर रहे थे, बेरिलियम से। तो इनके नतीजे में आपको ये ये मुझे कार्बन मिल गया। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या था जी, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर क्या है 9 है। अब इसमें देखें ये मुझे क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर क्या है 12। और बदले में मुझे इसमें क्या ऑब्टेन हो गए थे, बदले में मुझे मासलेस पार्टिकल ऑब्टेन्ड हुए। वो ये देखें, ये आगे इस तरह क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। ये देखें बदले में ये देखें, ये एक मासलेस पार्टिकल है। क्या है, मासलेस पार्टिकल। ये आगे क्या करेगा, ट्रैवल। तो पीछे इसके मैंने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया है। तो जो ही ये पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेगा तो ये बदले में क्या करेगा, चमक पैदा करेगा, फ्लैश। तो इससे फिर क्या नतीजा निकला है, हमने ये कहा था कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन थे। अब हमें तो नहीं पता कि वाकई में न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जो ही इसने चमक पैदा किया, चमक पैदा करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, तब हमें पता चला ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे। तो इसी से फिर हमने एक और नतीजा निकाला कि इसमें साथ क्या पैदा हो रहा है, एक न्यूट्रॉन पैदा हो रहा है। ये इसकी क्या है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन, ये देखें, ये इसकी क्या है, इक्वेशन है। ठीक है जी, ये इसकी आगे इक्वेशन। ये ओवरऑल क्या है, ये उसके एक्सपेरिमेंट को शो करे। ये डायग्राम ये क्या कर रही है, उसके एक्सपेरिमेंट को शो कर रही है। ठीक है जी, तो ये तो था जी न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़, देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आगे हम इसके कुछ रिएक्शन वगैरह भी देख लेंगे। अब ये देख लें। ठीक है जी,
तो सबसे पहले आपको पता है ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दूसरा, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब आप देखें कैसे, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, ये ऊपर उसमें ये जो प्रोटॉन पी के ऊपर ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है मैस। क्या लिखा हुआ है, मैस। किस चीज़ के अंदर लेने, एटॉमिक मैस यूनिट में। और ये जो +1 लिखा हुआ है ये उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है। अब ये देखें, जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर हम उसको प्लस कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। प्रोटॉन का जो मैस होगा, जो एक प्रोटॉन का क्या होगा, मैस होगा, वो होगा 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होगा, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये उसका क्या होगा जी, मैस हो जाएगा ग्राम में। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसका यही मैस इसका लें AMU में तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0073 AMU। ये क्या है जी, मैस ऑफ प्रोटॉन। अब हम आ जाए मैस ऑफ उसमें आ जाए न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, ठीक है जी। इसके ऊपर चार्ज 0, ये लिखा हुआ है 1। ये चीज़ 0 है, ये इधर प्रोटॉन में ये चीज़ क्या थी, +1। +1 का मतलब है जी इसके ऊपर चार्ज, जो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, 0। मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा फिर इसका ये देखें, ऊपर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 1 AMU को रिप्रेजेंट करे। जिस तरह ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट करिए, AMU को। तो इसको देख लें, तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी AMU की वैल्यू होगी 1.00 AMU। अगर ग्राम में ले ली मैस, 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर आप इसमें गौर से देखें, चार्ज इसमें +1 है और इसमें चार्ज क्या है जी, 0 है। इसमें प्रोटॉन का जो मैस है ग्राम में वो है 1.672 और ये है 1.674। ये थोड़ा सा मैस क्या है जी, न्यूट्रॉन का ज़्यादा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी पार्टिकल है। अब इसके अलावा AMU में वैल्यू ले लें, प्रोटॉन की AMU में वैल्यू है 1.0073 AMU और ये है 1.0087 AMU। AMU में भी ये वैल्यू आपकी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। तो इससे क्या नतीजा निकला कि न्यूट्रॉन जो है ना ये हैवी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन से भी और प्रोटॉन से भी। ठीक है जी। तीसरा हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन जो है ना ये हैवी है, किससे, प्रोटॉन से भी और इलेक्ट्रॉन से भी। ये पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी होते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल हैं। ये कौन से पार्टिकल हैं जी आपके पास, फास्ट मूविंग पार्टिकल। इसी वजह से फिर हम कहेंगे हाईली पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, हाई। अब हाई क्यों होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। अब मिसाल के इसके अलावा अगर ये किसी चीज़ से टकराएं तो हम कहेंगे दे कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स व्हेन दे स्ट्राइक पेपर, सेलुलोज, ये कागज़ वगैरह या किसी भी चीज़ अगर आप इनके सामने रख देंगे तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे और उसमें से जो प्रोटॉन्स हैं वो उस प्रोटॉन्स को क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। ये तो इसकी हैं प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा चंद एक और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी हम देख लेते हैं।
इनकी आयोनाइजिंग पावर, दे हैव लीस्ट आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है किसी भी गैस में से इलेक्ट्रॉन या बाकी चीज़ों को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को मोस्टली बाहर निकालना, उनके अंदर ये एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, यानी किसी भी चीज़ के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना, ये पावर सबसे हाई है। पेनिट्रेशन पावर क्या है, हाई है। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है जी, हाई है। फिर इनकी टाइप्स भी है न्यूट्रॉन्स की। एक को हम कहेंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, दूसरे को हम क्या कहेंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में फ़र्क क्या होता है, एनर्जी का फ़र्क होता है। इनकी एनर्जी होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी एनर्जी होती है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो एक होंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, दूसरे आपके पास कौन से न्यूट्रॉन होंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इसके अलावा फिर हम क्या कह सकते हैं, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, जब ये किसी भी एलिमेंट से, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ले लें, जब ये नाइट्रोजन से टकराएंगे तो उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर कैसे, ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर है 14, ये देखें, ये उसमें से क्या है, ये न्यूट्रॉन उसमें से क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। न्यूट्रॉन उसमें से क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। अब ये उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब इससे क्या साबित हुआ है, 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, 7 प्रोटॉन थे, 7 और ये कितने न्यूट्रॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन। 7 न्यूट्रॉन इसके अंदर थे, 1 न्यूट्रॉन इसके अंदर ये आ गया, कितने न्यूट्रॉन हो गए हैं जी, 8 न्यूट्रॉन। जो इधर देखें, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और बाकी कितने बच जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नया एलिमेंट बन जाएगा ना जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बन जाएगा बोरान 5 and 11। अब कैसे, ये इसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे 5 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 न्यूट्रॉन। तो ज़रा ऐड करें, 7 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और 5 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन ये हैं, 5 प्रोटॉन ये हैं, कितने प्रोटॉन हो गए इसके अंदर, 7 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन थे जी इसके अंदर, 8 न्यूट्रॉन। इसमें ज़रा काउंट करें, 6 न्यूट्रॉन ये, 2 न्यूट्रॉन ये, कितने न्यूट्रॉन हो गए हैं जी, 8 न्यूट्रॉन। ये देखें, इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन इस तब्दीली हो गई है न्यूट्रॉन के इसमें जज्ब होने से। अब ये न्यूट्रॉन कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ये एटम के न्यूक्लियस में जज्ब होगा। किस में जज्ब होगा, न्यूक्लियस में, जब ये पेनिट्रेट करेगा। तो बेसिकली एटम की न्यूक्लियस की नेचर चेंज हो गई है, एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस की नेचर चेंज हो गई है। जब न्यूक्लियस की नेचर चेंज हो जाती है ना, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, ट्रांसम्यूटेशन मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसकी नेचर ही चेंज हो गई। न्यूक्लियस के नेचर चेंज होने की वजह से एलिमेंट एक नई चीज़ में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो नया एलिमेंट बनेगा उसको हम फिर कहेंगे डॉटर एलिमेंट। ठीक है जी। तो इससे क्या साबित हुआ है, जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो बदले में वो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे।
जिसको हमने क्या नाम दिया, अल्फ़ा पार्टिकल। तो पीछे जो एलिमेंट बाकी बच गया है उसी के हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने इधर क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन में से जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसमें से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल की शक्ल में क्या कर देगा, बाहर एक्सपेल कर देगा। पीछे जो एलिमेंट्स बच जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को जब आप मैनेज करोगे तो एक नया एलिमेंट हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन से नया एलिमेंट आपको क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, बोरान। तो नाइट्रोजन से बोरान में क्या हुई, तब्दीली हुई है, किसकी वजह से, उसके न्यूक्लियस की नेचर चेंज होने की वजह से, यानी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के नतीजे में एक नया एलिमेंट आपको हासिल हो गया। उस एलिमेंट का हम क्या नाम देंगे जी, डॉटर एलिमेंट। क्या नाम देंगे जी, डॉटर एलिमेंट। ये किसके अंदर बेल्टी होती है, ये बेल्टी होती है जी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के अंदर। इन्हीं चीज़ को, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब ये इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, कौन सी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इसको फिर हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल रिएक्शन। तो इसमें न्यूट्रॉन बतौर क्या एक्ट करें, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब ये क्या है, स्ट्राइक करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन ये इस तरह से होती है, ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है जी। यानी आप किसी बाल को फेंकते हैं तो वो इस तरह से मूव करेगी। ये जो इस तरह से बाल मूव कर रही होती है, ये देखें, इस तरह से बाल का क्या कर रही है जी, मूव कर रही है। इस तरह की ये जो मोशन होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो न्यूट्रॉन भी इसी तरह से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये बिल्कुल इस तरह जा रहा है, ये देखें, इस तरह से, ठीक है जी। इसी वजह से इसकी मोशन का हमने कहा है प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल मोशन के नतीजे में वो क्या शो करे, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। आपको क्या बन जाएगा, डॉटर एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसकी न्यूक्लियस की नेचर उसके पेरेंट एलिमेंट के उसके न्यूक्लियस से क्या हो, चेंज हो। दूसरे होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसके अलावा एक और चीज़ भी आप समझ लें। अगर हम एक लें फ्री न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन, ये देखें, ये मैंने ले लिया फ्री न्यूट्रॉन। आगे ये टूट जाएगा एक प्रोटॉन में, और इसको हम कहेंगे बीटा पार्टिकल, 0 माइनस, और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिनो। अब ये स्टोरी समझ लें, ये क्या चीज़ हुई, हमने कहा है एक न्यूट्रॉन है, क्या है जी, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन किसी ना किसी तरह अगर हम उसको क्या कर दें, मज़ीद उसके हम ब्रेक डाउन कर दें, न्यूट्रॉन के हम क्या कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, तो बदले में आपको एक क्या मिलेगा, प्रोटॉन, और एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की तरह का एक पार्टिकल मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो। अब ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये चीज़, इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं जी, बीटा पार्टिकल। अब आप कह सकते हैं सर बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। अब ये भी हम ज़रा देख लेते हैं कि बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, हमने क्या कहा है, ये फ्री न्यूट्रॉन है, क्या है जी आपके पास, फ्री न्यूट्रॉन। ये आगे टूट जाएगा एक प्रोटॉन में, बदले में साथ, इसको हमने कहा है बीटा पार्टिकल, और ये साथ क्या है, न्यूट्रिनो। प्रोटॉन, इसको आपने क्या नाम देना है, बीटा पार्टिकल, या इसको आप क्या कहेंगे, बीटा रेडिएशन। कुछ देर पहले मैंने आपको लिखवाया भी था, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और ये आपके पास क्या मिल रहा है, न्यूट्रिनो। इसको भी हम समझ लेते हैं। ये इसके ऊपर ये ज़ीरो है ना, इसका मतलब एम यू की वैल्यू ज़ीरो, ये भी क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। इसका मैक्स भी ज़ीरो है, चार्ज की वैल्यू भी ज़ीरो। अब हमें कैसे पता चलेगा ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस देखें। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। याद रखिएगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। जब किसी एटम का न्यूट्रॉन टूटेगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, ब्रेक होगा, बदले में उसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है वो उसके न्यूक्लियस की नेचर को चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है नहीं। न्यूक्लियस को उसकी नेचर को चेंज कर देगा, तो इसका मतलब वो क्या कर देगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन।
वो क्या शो कर देगा जी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा जी, ये देख लें, वो उसके अंदर क्या शो कर देगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे ये कैसे है। अब इसको ज़रा देखिएगा, ये होगा क्या, ये मोस्टली होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, यही शो करते हैं। ठीक है जी। अब बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अब ये देखें, लेट्स सपोज मेरे पास है कॉपर, मैस नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 29, मैस नंबर क्या होता है 65। ठीक है जी। इसमें ये न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्या कर रहा है जी, स्ट्राइक कर रहा है 0 1। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो न्यूट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें, ये हो जाएगा कॉपर 29 और ये क्या हो जाएगा 66। अब ये जो न्यूट्रॉन जो इसके अंदर कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसने कॉपर का मैस नंबर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बन जाएगा जी, अब आप कहेंगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है बच्चे, जब उसके अंदर एक नया न्यूट्रॉन ऐड होगा ना, तो उसके न्यूक्लियस में वो न्यूट्रॉन की तादाद को बढ़ा देगा। मतलब उसकी न्यूक्लियस की नेचर क्या होगी, ये चेंज होगी, इसी वजह से वो एलिमेंट क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और साथ में वो आपको क्या देगा, गैमा रेडिएशन। ये रेडिएशन की टाइप है, क्या देगा जी आपको, गैमा रेडिएशन। अब यही कॉपर जो हमने लिया हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमने लिया, ये देखें ये क्या करेगा 29, इसमें 66। अब इसमें ये जो फ्री न्यूट्रॉन था, क्या था जी, फ्री न्यूट्रॉन। ये देखें, ये उसके अंदर क्या है जी, ये वाला फ्री न्यूट्रॉन, ये इसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस कॉपर के अंदर क्या लिखा हुआ है 66, क्या लिखा हुआ है 66। ये उसके अंदर क्या है 29 इलेक्ट्रॉन, 29 क्या होंगे प्रोटॉन। 66 में से 29 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन। अब देखें कैसे, 66 माइनस 29, 7 5 2 3, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 37 न्यूट्रॉन। ये देखें, इसमें दोबारा इसमें लिख लेते हैं, ये जो एलिमेंट है ना कॉपर 29 एंड 66, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं जी, 37 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हैं जी, 37 न्यूट्रॉन। अब इसी 37 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये एक न्यूट्रॉन क्या आ गया जी, बाहर आ गया। तो पीछे कितने न्यूट्रॉन बच जाएंगे, 36 न्यूट्रॉन। कॉपर के में कितने न्यूट्रॉन है, 37 न्यूट्रॉन, उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर आ गया। इसको हम क्या है, हमने क्या नाम दिया, फ्री न्यूट्रॉन। ये फ्री न्यूट्रॉन बाहर आ गया। आगे यही फ्री न्यूट्रॉन क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये देखें, एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में, और साथ में ये टूट जाएगा एंटी न्यूट्रिनो में। अब देखें इसमें क्या तब्दीली हुई है, ये देखें। अब इस पॉइंट को आपने समझना है, ठीक है जी। अब ये जो बीटा पार्टिकल है ना, क्या है जी, बीटा पार्टिकल, ये रेज की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। बीटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेज की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। पीछे बच गया ये प्रोटॉन। अब इसके अंदर मैंने बताया था कितने प्रोटॉन हैं, 29 इलेक्ट्रॉन, 29 प्रोटॉन। यानी ये जो कॉपर है ना, ये इसमें 29 इलेक्ट्रॉन थे और 29 क्या थे, प्रोटॉन। यही कॉपर 29 इलेक्ट्रॉन और 29 प्रोटॉन वाला दोबारा क्या हो रहा है, इधर आ गया, और इसमें से एक न्यूट्रॉन, इसमें से एक न्यूट्रॉन डिके हो गया, एक उसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, बीटा पार्टिकल, वो उसमें से बाहर रिलीज़ हो गया। पीछे क्या बच गया, एक प्रोटॉन। इसी एक प्रोटॉन को कॉपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा जी, एब्जॉर्ब। जो ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा 29 की बजाय अब उसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 30 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 30 प्रोटॉन। तो 30 प्रोटॉन वाले एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं, जिंक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जिंक का नाम देते हैं। तो 66 उसमें से क्या थे, उसका पहले मैस नंबर था, उसमें से जब एक न्यूट्रॉन इधर आ जाएगा तो उसका मैस नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 65 में, क्योंकि आपने उसके अंदर एक न्यूट्रॉन क्या किया था, कम किया था। अब दोबारा जब वो एक प्रोटॉन को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, तो उसका प्रोटॉन किस में चला जाएगा, उसके मैस नंबर में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो मैस नंबर होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ होता है। मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ।
पहले आपने कॉपर में क्या लिए थे 66 29। ये 66 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू क्या थी 66 थी। फिर हमने प्रोटॉन भी निकाले थे। फिर जब उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा तो 66 की बजाय उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 65। मैस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 65। जब वो दोबारा एक प्रोटॉन को ऐड कर लेगा तो जब उसमें से दोबारा प्रोटॉन ऐड होगा तो बेसिकली तो मैस नंबर की वैल्यू बढ़ेगी ना, इसी वजह से इसमें मैस नंबर की वैल्यू दोबारा क्या हो गया जी 66 हो गया। अब देखें बीटा पार्टिकल रिमूव हुआ है ना, कौन सा पार्टिकल रिमूव हुआ है जी बीटा पार्टिकल। इसी बीटा पार्टिकल के रिमूव होने से ये देखें कॉपर ये जो एलिमेंट था वो एक नए एलिमेंट में टूट चुका है जिंक में। मैंने यही आपको कंपैरिजन में बताया था। मैंने क्या बताया था, जब किसी एटम का न्यूट्रॉन टूटेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल की शक्ल में निकलेगा उसमें से एटम की न्यूक्लियस की जो नेचर है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब अगर कोई एटम खाली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे, न्यूट्रॉन से नहीं वैसे खाली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे, ये देखें ये है सोडियम एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इसके अंदर क्या है प्रोटॉन। आगे मिसाल के तौर पर इसका रिएक्शन करवा दें क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। तो क्लोरीन इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी गेन कर लेगी, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा माइनस। ये देखें ये आपका क्या हो जाएगी आयन बन गया। अब हमने जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसमें देखें ये भी सोडियम है और ये भी क्या है सोडियम है, इसमें कोई न्यूक्लियस की नेचर चेंज नहीं हुई। तो ये तो इसमें फ़र्क था। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हमने इस पढ़ने हैं आगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने इसको डिटरमिन किया था, जे थॉमसन ने। किसने इसको डिटरमिन किया था, जे थॉमसन ने। तो ये देख लें, तो हमने इसको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में भी हमने इसको देखा था। किस तरह देखा था, ये आपके पास है कोई कैथोड, ये आगे बैटरी से अटैच होगा। इसको तो नहीं समझ लें, ये आपके पास क्या अटैच है जी कैथोड अटैच है। ये आपके पास क्या है जी कैथोड। इसमें हमारे पास क्या है जी एनोड। इसको भी आगे बैटरी से जोड़ दिया, इसको भी क्या कर दिया बैटरी से जोड़ दिया, इनको ट्यूब के अंदर बंद कर दिया। अब इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है जी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे बैटरी से हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे हाई वोल्टेज। ये देख हाई वोल्टेज बैटरी से आपने इसको क्या कर दिया जोड़ दिया। आगे इसको डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर देंगे डिस्क्लोज कर देंगे। अब देखें जो ही आप इसमें से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज जो है वो भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे आगे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेंगे जी मूव करेंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फिर हमने क्या नाम दिया था, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं कैथोड से, इसी वजह से फिर हमने इनको क्या कहा है कैथोड रेज। क्या कहा है जी कैथोड रेज। तो इसी चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये देखें ये कैथोड है, ये आगे बैटरी से अटैच है, तो इसमें से क्या निकल रही है कैथोड रेज। इसमें से क्या निकल रही है जी कैथोड रेज, ठीक है जी। तो हमने इसमें से क्या कर दिया एक स्लिट इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखें ठीक है जी। अब ये देखें हुआ क्या है, ठीक है जी। हमने इसके अंदर ये क्या अप्लाई कर दिया, ये आपके पास कैथोड रेज जा रही हैं। क्या है आपके पास कैथोड रेज, या आप इसको क्या कह सकते हैं, या आपके पास क्या मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दिया
मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में ये देखें, ये इसके नतीजे में थोड़ा सा झुकाव होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो इसको हमने नाम दिया पॉइंट P1 का। अगर इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आप अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इन कैथोड रेज में ये जो ट्रैवल कर रही हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले, कोई आपको डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। ये कहाँ पर आकर गिरेंगे? पॉइंट P1 के ऊपर। जो ही आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। इसका हमने नाम क्या दे दिए? पॉइंट P3। पॉइंट P3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आपने उसमें क्या अप्लाई किया जी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उसमें से क्या अप्लाई कर दें? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें, तो इसके नतीजे में ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे जी पॉइंट P2 के ऊपर। अब इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इस साइड के ऊपर, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि कैथोड रेज हमें तो नहीं पता कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। कब? जब ये पॉइंट P की तरफ जाएंगी तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब गौर से देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें से, इस सर्कल में से क्या आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। तो वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को उसके सर्कल में से बाहर ले आए उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम इसमें कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है BeV, ये किसके इक्वल है? उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर। ये किसके इक्वल है जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर। अब ये देखें BeV, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। M क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसमें से चार तो मैस रेशियो निकाल रहे। E/m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी V/BR। ये देखें ये वैल्यू आ गई, इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, E और E कैंसर, V किसके इक्वल आ जाएगा? E/B के। इसमें से ये जो V की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें? पुट कर दें। उसके बाद देखें क्या होगी? चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू E/m इज इक्वल टू V की जगह हम क्या लिखेंगे? E/B डिवाइडेड बाई BR। ठीक है जी। तो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू क्या आएगी जी? इट इज़ इक्वल टू E इंटू B का स्क्वायर R। ये आपके पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब ये देखें E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेडियस को। अगर ये तीनों वैल्यूज़ आपको पता हों, तीनों वैल्यूज़ क्या हम आपको पता हो, तो चार्ज टू मास रेशियो आपको पता चल जाएगी। और वो कितनी होगी? चार्ज टू मास रेशियो EM वैल्यू जो वो निकलेगी वो होगी 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर ग्राम। ये देखें ये हमने क्या निकाल लिया? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये निकालने वाला कौन था जी? ये थॉमसन था। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।